वरासत। बनू में दो भाई रहते थे। वालिद ज़मींदार और ताजर था। इसने बेतहाशा पैसा कमाया और आखिर में दिल के आर्ज़े की वजह से फौत हो गया। वालिद की जायदाद ज़्यादा थी, लिहाजा दोनों भाइयों के दरमियान फड्डा हो गया। बड़े भाई ने वालिद की ज़मीन, घर और हुजरे पे कब्ज़ा कर लिया, जबकि छोटा भाई दुकान पर काबिज होकर बैठ गया। ये तनाज़ा आस्ता आस्ता कोर्ट कचहरी, दंगा फसाद तक चला गया। दोनों भाई 10-12 साल तक एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे। छोटा खान शहर में रहता था। वो एक दिन अपनी बेगम, बेटी और बेटे के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में खाना बदोशों ने खरबूजों की डेयरी लगाई हुई थी और 10-12 साल की एक खाना बदोश लड़की डेयरी पर खड़ी होकर खरबूजे बेच रही थी। छोटे खान की बेटी खरबूजे खाने की जिद करने लगी, चनाचे इसने अपनी गाड़ी खरबूजों की डेयरी के साथ खड़ी कर दी। भाई की बेगम कंजूस ने इसने खरबूजा खरीदा और खाना बदोश बच्ची के साथ बाव शुरू कर दिया। बच्ची खरबूजे के 10 रुपये मांग रही थी, जबकि बेगम 5 रुपये से ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं थी। बहरहाल 10 मिनट की तकरार के बाद 6 रुपये में सौदा हो गया। खाना बदोश बच्ची जब 6 रुपये लेकर जाने लगी तो छोटे खान की बेटी ने भी खरबूजा मांग लिया। बेगम ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और खाना बदोश लड़की से कहा, ए लड़की, भाई को भी एक खरबूजा दे दो। लड़की दौड़ती हुई गई, एक खरबूजा उठाया और गाड़ी की तरफ वापस दौड़ लगा दी। सड़क के करीब ईंट पड़ी थी, इसका पाँव टकरा गया, वो गिरी। खरबूजा इसके हाथ से निकलकर ज़मीन पर गिर गया और टूट गया। बच्ची उठकर वापस दौड़ी और दूसरा खरबूजा उठा के ले आई। बेगम ने लड़की से कहा, मैं तुम्हें ज़मीन पर गिरने वाले खरबूजे के पैसे नहीं दूँगी, वो तुम्हारी गलती थी। खाना बदोश लड़की ने हंस के कहा, मैं आपसे दोनों खरबूजों के पैसे नहीं ले रही। बेगम ने हैरान होकर पूछा, क्यों? लड़की ने हंस के जवाब दिया, आपने कहा था कि भाई को एक खरबूजा दे दो, आपने इससे मेरा भाई कह दिया। मेरी माँ ने मुझे वसीयत की थी, भाइयों के साथ कभी हिसाब नहीं करना, इनसे कभी सौदा नहीं करना। आपका बेटा आपके कहने के बाद मेरा भाई बन गया, मैं अब इससे सौदा कैसे कर सकती हूँ, इससे हिसाब कैसे मांग सकती हूँ। चनाचे दोनों खरबूजे मेरी तरफ से मेरे भाई के लिए तोहफा समझ के कबूल करें। ये बात सीधी बेगम और खान के दिल में लगी। बेगम ने रोना शुरू कर दिया और नीचे उतरकर अपना पर्स लड़की की झोली में उलट दिया। बेगम रोती जा रही थी और खाना बदोश लड़की के सर पर हार फेरती जा रही थी। उसने आखिर में अपनी चूड़ियाँ और कानों के बंदे भी उतार कर लड़की के हाथों में दे दी। लड़की इनकार करती रही, लेकिन बेगम साहब अपना सब कुछ इसके हवाले करके गाड़ी में वापस आई। छोटा खान भी इस दौरान अपना सर स्टीयरिंग पर रख कर रो रहा था। बेगम इसका दुख समझ रही थी। इस बेवकूफ़ ने अपने भाई के साथ हिसाब में 10-12 साल ज़ाया कर दिए। बहरहाल वो लोग आगे रवाना हुए। थोड़ी दूर जाकर खान ने गाड़ी रोकी, फ़ोन उठाया और अपने बड़े भाई को फ़ोन कर दिया। बड़ा भाई परेशान हो गया। छोटे भाई ने बस एक फ़िक्रा कहा, भाई मैं आपकी तकसीम पे राज़ी हूँ, आप जो मुनासिब समझते आप करते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं अपना दावा और केस दोनों वापस ले रहा हूँ। बड़े भाई ने परेशान होकर पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्या हुआ है तुम्हें? छोटे भाई ने सारी बात सुनाई और कहा, हम कितने बेवकूफ़ हैं, हम ये मोटी सी बात नहीं समझ सके। भाइयों के साथ हिसाब नहीं किया जाता। वो खाना बदोश लड़की हम खानों से कितनी ज़्यादा समझदार निकली। मैं आपसे पाँव पकड़कर माफ़ी मांगने के लिए सीधा आपके पास आ रहा हूँ। बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए, वो भी धड़े मार के रोने लगा। मैंने ये वाक़या पश्तून भाई के क्लिप में सुना। आज के ज़माने में यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का सबसे बड़ा सोर्स है। भाई ये इतिहास भी आप अच्छी रील देखें, वरना सोशल मीडिया आपका सारा दिन बर्बाद कर देता है। बहरहाल इस रील ने हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकत आश्कार कर दी। मैंने ज़िंदगी में ऐसे दर्जनों केस देखे। मसलन हमारे सीनियर उस्ताद होते आबाद अतर शाह साहब बहुत ही शानदार और दरवेश इंसान थे, लेकिन इनसे दो गलतियाँ। उन्होंने बुढ़ापे में जवान लड़की से शादी कर ली। इस खातून ने शाह साहब के इंतकाल के बाद इनके गनमैन से शादी करी और शाह साहब के शागिर्दों जानने वालों से पैसे मांगने लगी। दूसरे ने जायदाद का पड्डा भी शुरू कर दिया। चनाचे ख़ानदान उलट कर रह गया। दूसरा, शाह साहब के बच्चे निकम्मे निकले। वो उम्र में बड़े थे, मगर पूरी ज़िंदगी वालिद इन्हें पालता रहा। शाह साहब आखिर अस्पताल में लिए थे। मेरे दोस्त इयादत के लिए वहाँ मौजूद थे। इसके सामने इनका बेटा नई बदतमीज़ी से शाह साहब से चेक बुक पर साइन करा ली। वो जाते जाते सर पर पेशकश का साइन भी बनाता जा रहा, जिसके जरिए वो वहाँ मौजूद लोगों को पैगाम दे, हमारे वालिद का दिमागी तौर ख़राब हो चुका है। मेरे दोस्त ने ये वाक़या मुझे सुनाया तो हम देर तक अफसोस करते रहे। इस्लामाबाद में मेरे को जानने वाले थे, वो ठेकेदार थे, खरपति थे। वो फौत हुए तो हफ्ते बाद तज़ियत के लिए उनके घर गया। इनके दो बेटे और बेटी थी। वो तीनों जायदाद की तकसीम पर लड़ रहे थे, जबकि माँ व्हीलचेयर
पर सर नीचे करके आंसू बहा रही थी। मैं वहाँ 10-15 मिनट बैठा, लेकिन इनमें से कोई भी दुआ के लिए मेरे पास नहीं आया। लिहाजा मैंने मजबूरन खुद ही हाथ उठाए, दुआ की और चुपचाप वापस आ गया। मैं रास्ता भर सोचता रहा, मैं पूरी ज़िंदगी इस औलाद के लिए जमा करता रहा जो इसकी तज़ियत पे कभी इकट्ठी नहीं हो रही। मेरे वालिद के एक जानने वाले थे, वो भी खुशहाल थे, पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए इकट्ठा करते रहे। लेकिन फिर क्या हुआ, बड़े बेटे ने अपने वालिदैन और छोटे बहन भाइयों को निकाल कर जायदाद पर कब्जा कर लिया। वो वालिदैन तड़प तड़प कर मार गए। उसके बाद अब औलाद जायदाद के लिए कोर्ट कचहरियों में धक्के खा रही है। सैगल पाकिस्तान की बड़ी फैमिली थी। मुझे नईम बुखारी ने बताया, जब इनके वालिद यूसुफ सहगल का इंतकाल हुआ तो बेटे कब्रिस्तान में एक दूसरे से लड़ पड़े। उन्होंने वालिद की तकरीम का इंतजार नहीं किया। मुझे इस तरह एक साहब ने बताया, हमारे वालिद का इंतकाल हुआ, जब मैं कब्रिस्तान में वालिद की तरफीन में मसरूफ़ था तो मेरा भाई मैयत छोड़कर घर आया। वालिद की अलमारी तोड़ी, जायदाद के कागजात, रकम, अंगूठियाँ और घड़ियाँ लेकर गायब हो गई। ये हमें आज तक कागजात नहीं दे रहा। इस तरह मेरे पास एक और साहब है, उन्होंने बड़ी और नाक का निशन का बकौल मैं बीमार था, मुझे 2 माह अस्पताल में रहना पड़ा। जब मैं वापस आया तो मेरे एक पठान आकर मुझसे 50 लाख रुपए की डिमांड करने लगा। मैं इस रकम के बारे में नहीं जानता। मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि आप जब अस्पताल में तो आपके बेटे ने आपसे 40 लाख रुपए कर्ज लिया। इसका कहना मेरे वालिद अस्पताल में पड़ा है, ये मरने वाला है। ये जो ही फोटो कि मैं जायदाद बेचकर सौदा समेत आपका सूद समेत आपका कर्ज अदा करूँगा। हम 2 माह आपके मरने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन आज आप बच गए, जिसके बाद आपका बेटा गायब है। ये रकम अब आपको अदा करनी होगी। मैंने इनसे कहा, अगर मैं बीमारी से बच गया तो क्या ये मेरा जुर्म पठान ने आज का जो अभी कि आपको बचने से पहले सोचना चाहिए था। अब अगर आप बच गए तो आपको कर्ज तो अदा करना पड़ेगा। वो साहब ये बताने के बाद रोहड़ बार बार कह रहे थे, आप देखें जवेद साहब, मेरे सके बेटे ने मेरी मौत की उम्मीद पर सूद पर कर्जा ले लिया। लौट के बुजुर्ग हमारे सेशन में आते हैं। इनकी कहानी भी बहुत दर्दनाक है। ये अरबों रुपए की जायदाद के मालिक हैं, लेकिन कमरे की कुंडी लगा के सोते हैं, क्योंकि इन्हें खतरा है इनका वाहिद बेटा जायदाद के लिए इन्हें किसी भी वक्त कत्ल कर दूँ। मुझे इस तरह कोई और साहब वकालत से फ़ोन किया करते थे। और साबिक साहबी अमेरिका के वापस है तो इनकी जायदाद पर बेटा काबिज हो चुका था। इसके बाद जायदाद के लिए कभी इस दफ्तर के धक्के खाते, कभी उस दफ्तर। पुलिस और लोकल इंतजामिया का मसला समझती थी, लेकिन गलती इनकी अपनी थी। वो अमेरिका जाने से कबल अपने बेटे को पाँव और पटानवी देकर बेटे ने इनका फ़ायदा उठाकर इसकी जायदाद अपने दोस्त के नाम पर मुंतकिल की। यूँ वो बेचारा बेटे के खिलाफ दरख्वास्त देकर दुनिया शुरू, लेकिन आज खुदा के करने वाले के इंतकाल के बाद बेटे के दोस्त ने जायदाद वापस करने से निकाला। उसके बाद अब बेटा दफ्तरों में धक्के खा रहे। वो लोग हैं जो वालिदैन की मौजूदगी में जायदाद के लिए लड़ रहे थे, जबकि वालिदैन के बाद औलाद के दरमियान तकसीम क्या क्या रंग दिखाती है ये घर का। मुझे आज तक ये समझ नहीं है कि वालिदैन के इंतकाल के बाद वरासत तकसीम करते हैं या फिर वरासत वारसों को तकसीम करती है। हमारे नबी फिसद केस में वरासत वारसों को तकसीम करते हुए तकसीम के अमल के दौरान रिश्ते और एहसास दोनों ख़त्म हो जाते हैं। हम अगर इस तकसीम से बचना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन फार्मूला खाना बदोश लड़की ने दिया कि भाइयों के साथ सौदाबाजी हो सकती है और ना ही साहब। आप ये करके देखें, आपके रिश्ते भी बचेंगे और आप भी। नाज़रीन, मुख्तलिफ कालम सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपना ज़रूर राय का इज़हार किया करें।